मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में खालिस्तान समिति गठित की थी। कौन सी कमेटी बनाई गई थी 1976 के अंदर? केलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर या सरदार शरण सिंह या फिर आबिद हुसैन? कौन सी कमेटी बनाई गई थी 1976 में? 1976 में जब हम पढ़ते हैं ना किसके बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ते हैं ना 1976 में, तो एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन था वो? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। इसके अंदर हमने 10 फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये कहां से लिए गए थे? ये लिए गए थे रूस से। कहां से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। एक और चीज, फिर बाद में इनको ना एक मौलिक कर्तव्य को बढ़ा के 10 की जगह पे कितनी संख्या हो गई इनकी? इनकी हो गई थी 11। एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन में। बड़े ध्यान सुनना, तो जोड़ा गया था ये 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 2002 के अंदर ये संशोधन हुआ था। इसमें क्या कहा गया था? जिन बच्चों की उम्र 6 से लेके 14 साल तक है ना एज, ये माता पिता का कर्तव्य है कि उनको क्या करे? फ्री एजुकेशन, उनको एजुकेशन दिलाए। अगर आज के संदर्भ में पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर बोले मौलिक कर्तव्य आज के टाइम पे कितने हैं, तो इनकी संख्या कितनी रहेगी? 11 रहेगी। जब संविधान के अंदर डाला गया 1976 के अंदर इनको 42वां संविधान संशोधन करके, तो फिर उस टाइम पे कितने थे? उस टाइम पे 10। यानी कौन सी कमेटी बनी थी वो? सरदार शरण सिंह कमेटी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, जिसको हम देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोलते हैं इनको, का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं हैं? देखो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं ना, ये कौन लेके आता है इसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईएमएफ बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। कई बार एग्जाम के अंदर दे देता है एग्जामिनर 1944, आसान क्वेश्चन भी दे देता कई बार। 1944 के अंदर आया था। लेकिन जो ये एसडीआर की घटना घटी थी ना, ये कब घटी थी? ये एसडीआर कब आए थे? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यानी किसी देश का कितना अधिकार है कि कहां पे ये अपना आईएमएफ है, इसके अंदर अधिकार कितना रहेगा। ये आता 19, कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है 1969 के अंदर। अब वो कौन से कितने देश हैं? वो देशों की संख्या क्या? 9 है, 5 है, 15 है या फिर 10 है? ये देश की संख्या कितनी है? 5 है। यानी अगर हम कहना चाहें ना तो हम यूएसए का डॉलर, यूरोपियन यूनियन का यूरो, उसके बाद अगर हम इंग्लैंड की, यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो उनका पाउंड। 3 मुद्राएं होगी ना। एक है अपने पास जापान की मुद्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं? येन बोलते हैं। एग्जाम के अंदर कई बार आता है ये क्वेश्चन, जापान की मुद्रा के नाम के बारे में बताओ। ये जापान की मुद्रा कौन सी थी? अपनी येन है। एक आपका युआन चाइना का, और एक अपने पास है स्टर्लिंग। 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5 हो गए। युआन और स्टर्लिंग चाइना के ही हैं। और सबसे ज्यादा अधिकार किसका होता है इसके अंदर? जो जितने पैसे डालता है ना इसके अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर, उसका उतना ही अधिकार होता है। यूएसए से ज्यादा अधिकार है इसके अंदर। यूएस से लगभग 40 के आसपास इसके अंदर शेयर करता अपना एसडीआर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यानी कितनी इसके अंदर मुद्राएं हैं? 5 मुद्राएं हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, साइमन कमीशन खालिस्तान में भारत भेजा गया। साइमन कमीशन कब भेजा गया था? 1938 के अंदर, 1919 के अंदर, 1918 के अंदर या 1928 के अंदर? देखो बड़े ध्यान समझना, 1928 के अंदर जो भारतीय अधिनियम आया था ना, जिसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या किया गया था? इसमें एक बात कही गई थी कि 10 साल के बाद कोई कमीशन आएगा। क्या बोला गया? 10 साल के बाद कोई दोबारा से कमीशन आएगा, और ये जो 2019 का जो अधिनियम बनाया गया ना, इसकी वैलिडिटी को चेक करेगा। क्या ये जो इसकी जो एक्ट है, ये नियम है, भारत के अंदर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 10 साल के बाद आना था इसको। लेकिन जो एक साइमन कमीशन बनाया गया, ये कब बना दिया गया था? ये 1927 के अंदर बना दिया गया। अगर बनाने की
पूछे ना तो 1927 के अंदर बनाया गया था। और आया कब था इंडिया के अंदर? 1928 के अंदर आया था ये। एक और चीज, एक क्वेश्चन ले रखा हमने, इसका विरोध किया गया था गो बैक साइमन के नारे लगाकर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी भारतीय, जितने भी मेंबर थे ना साइमन कमीशन के, सर जॉन साइमन से क्या थे, अध्यक्ष थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। इसका विरोध का सिर्फ और सिर्फ कारण था ना, ये था, इसके अंदर 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे इसके अंदर? 7 मेंबर थे। और 7 के साथ कौन से थे? वो इंग्लिश थे। 7 के साथ मेंबर कौन थे? इंग्लिश मेंबर थे। इसलिए इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है इसका व्हाइट कमीशन। क्या बोला? व्हाइट कमीशन नाम से भी जाना जाता है इसको। ये भारतीयों के लिए एक संविधान की भी बात करने के लिए आ रहे थे कि भाई तुम्हारे लिए एक अलग से क्या बना देंगे, संविधान बना देंगे, तो फिर आप उसके हिसाब से अपने देश को चला लेना। फिर भारतीयों को बड़ा अखरी ये बात, हमारे बारे में बात करने आ रहे हैं, हमारे लिए संविधान की बात करने आ रहे हैं, और हमारे किसी मेंबर से पूछा भी नहीं, हमारा कोई मेंबर भी नहीं है, इसलिए भारतीय इस बात को लेकर भड़क गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1893 में खालिस्तान द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ करवाया गया था। किसने कराया था गणपति उत्सव का आरंभ? बाल गंगाधर तिलक ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या फिर लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद्र पाल ने? तो इसका ध्यान से देखना, जो गणपति उत्सव का जो आरंभ करवाने वाले थे, ये थे बाल गंगाधर तिलक। क्या कारण था? ये भारतीय जो भारतीय लोग थे ना, उनमें अपनी राष्ट्रीय चेतना के बारे में, अपने देश के बारे में उन्होंने जागरूक करने के लिए उत्सव चलाया, ताकि लोग इस चीज को समझें, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो काफी अत्याचार कर रहे थे। राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव को शुरू करवाया था। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? कौन था ये? लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड होर्डिंग था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। चैम्सफोर्ड की तो मैंने अभी बात की थी, ये कब थी? 1919 की बात थी। बड़े ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आएगा, लॉर्ड इरविन एंड गांधी के बीच में एक समझौता, एक एग्रीमेंट हुआ, ऐसा क्वेश्चन ले रखा है, ये 1931 की बात है। ऐसे एग्जामिनर पूछ सकता है कौन सी घटना कब हुई, यानी लॉर्ड कर्जन के टाइम की बात पूछ सकता है, लॉर्ड इरविन की बात पूछ सकता है, होर्डिंग्स की बात पूछ सकता है। ये आसपास लगभग पड़ता है 10 के आसपास की बात है, 11 के आसपास, यानी 1911 की बात कहेंगे। अब घटना कौन सी बची? 1905। सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। किस बात को लेके? इन्होंने भी कहा था बंगाल एक बहुत बड़ी स्टेट है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना बड़ी मुश्किल बात है, यानी अगर कह सकते प्रशासनिक आधार पे बंगाल का विभाजन किया गया था। क्या बोलेंगे? बंगाल का विभाजन सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक आधार माना गया था। लेकिन इसके उल्टा बात थी। क्या थी? जो भारतीयों में थी ना, वो राष्ट्रीय चेतना बढ़ रही थी। उस राष्ट्रीय चेतना को मिटाने के लिए, कम करने के लिए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम, क्या बोलेंगे, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया था। किसका? बंगाल का। खुद क्या देखो, रीजन क्या दिया? प्रशासनिक आधार। लेकिन दूसरा क्या था रीजन? जो मुख्य रीजन था ना, वो भारतीय राष्ट्रीय की चेतना को तोड़ना था। उनके अंदर जो जागरूकता हो रही थी ना, जो जागरूक हो रहे थे, उनकी राष्ट्रीय चेतना को तोड़ना था, उनके बीच में फूट डालने का कारण था। इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया, क्योंकि बंगाल उस टाइम पे एक समृद्ध राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी, लॉर्ड इरविन आ गया ना, वही के बीच में गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? वही क्वेश्चन है अपने पास, ये कब हुए थे? बड़े ध्यान से देखना, 1942। अभी बताया था ना मैंने, कब की थी? 1931 की बात है, ये बता दिया मैंने, 1931 में। देखो इस चीज को समझो, 1930 के आसपास कौन सी चल रही थी? दांडी यात्रा चल रही थी ना, दांडी यात्रा, या फिर कह सकते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। 3 आंदोलन थे। पहले तो एक हमारा आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर चला था। अब 10 साल के बाद, ठीक है, 1930 के अंदर कौन सा आंदोलन चला था? ये बोलते सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, यानी आंदोलनों को दबाने के लिए। फिर उसके बाद ना, ये आंदोलन चल रहा था ना, इसमें घबरा गए थे अंग्रेज। उन्होंने कहा भाई इनसे वार्तालाप के, किसी भारतीय साथ एक वार्तालाप, बातचीत हुई। और बातचीत कैसे हो सकती है? बैठ के हो सकती है, आराम से टेबल पे बैठ के बातचीत हो सकती है। इसलिए इन्होंने ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
यानी हम कह सकते हैं गोलमेज सम्मेलन। क्या बुलाए थे? गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे। पहले गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था ना, उसके अंदर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाला था ना, वो बहुत बड़े संख्या को रिप्रेजेंट करता था। कौन? कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने तो कहां पे हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड के अंदर ही हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, ये इंग्लैंड के अंदर ही हुई थी। इसके अंदर किसने भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने तो भाग नहीं लिया। अगर कांग्रेस ही भाग नहीं लेगी तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं इंडिया की। तो इसलिए क्या हो गया था? ये असफल हो गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये क्या हो गया था? असफल हो गया था। लेकिन फिर और आगे बढ़े तो देखेंगे, फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस आई 1931 के अंदर। इन्होंने क्या कहा, भाई चलो कम से कम एक बार बात बुला तो लेते, टेबल पर तो बिठा लेते हैं इनको। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया किसने? कांग्रेस ने। लेकिन ये असफल रही। क्या रही? ये असफल रही थी। और उससे पहले बिठाने के लिए, जब 30 में क्या घटना, पहली कॉन्फ्रेंस हो गई थी ना, उसमें तो लिया नहीं भाग। इसलिए बातचीत करने के लिए पहले क्या कहता, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक चर्चा हुई थी। क्या हुई थी? एक चर्चा हुई थी, ताकि दोनों एक साथ आके बैठे। इसी कारण से फिर दूसरे कॉन्फ्रेंस के अंदर, मतलब ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ जो भारतीयों ने भाग लिया था ना, सिर्फ इसी कारण लिया था क्योंकि पहले गांधी और इरविन के बीच में एक संधि हुई थी, उसमें सहमति बनी थी इनकी। चलो भाई, हम आ जाएंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, दूसरे इसमें गोलमेज सम्मेलन के अंदर। ये गोलमेज सम्मेलन इसलिए हुआ था ताकि बातचीत हो। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, 1932 के अंदर हुआ था। तीसरे के अंदर भी भाग नहीं लिया था, इसलिए कह सकते हैं हमें तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हुए थे। असफल होने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण था, सहमति नहीं बन पाए थे इनके अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी में ईस्वी में लड़ा गया था? कौन सा लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, हाइडेस्पीसिस का युद्ध लड़ा गया था, ट्राइन का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? कब? 16वीं शताब्दी के अंदर। हम पढ़ते हैं ना, एक युद्ध पढ़ते हैं, एक सल्तनत पढ़ते हैं, मुगल सल्तनत। क्या बोलेंगे? मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। याद रखना, एक इसको नाम से जानते हैं, मुगल सल्तनत की शुरुआत जब पानीपत का, क्या बोला मैंने? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था? 1526 ईस्वी के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? ये याद रख लेना। ये पानीपत के अंदर, ये पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। इस युद्ध के अंदर कौन कौन थे? एक तो बाबर था, बाबर के बीच में, और इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। लोदी। और इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। क्या हो गया था? ये हार गया था। इसलिए इसके बाद जो लोदी वंश था वो खत्म हो गया था। लोदी वंश की जो खत्म होने का कारण था सिर्फ और सिर्फ ये पानीपत का युद्ध, यानी बाबर ने उस पर अटैक कर दिया था और वो हार गया था। कौन? इब्राहिम लोदी। बाबर जीत गया। और इसी एक चीज और पूछते हैं यहाँ से, इसमें तोप खाने का युद्ध भी हुआ था। क्या बोलेंगे? तोप का युद्ध भी इसी में हुआ था। कौन सी में? पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर तोप का युद्ध भी किया गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब प्लासी युद्ध कब हुआ था? ये प्लासी का 1757 में हुआ था। क्या बोलेंगे? 1757 के अंदर किस किस के बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। क्या बोला मैंने? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। और ये आइडिस स्पीसीज का युद्ध लगभग हम मानते हैं 326 ईस्वी के आसपास में। किसे मानते हैं? 326 के युद्ध। इस सिकंदर ने, जो सिकंदर मानजान के बारे में सुनते हैं ना, उसने भारतीय राजा की सेना को पोरस के अंदर, क्या बोलेंगे? पोरस, जिसको पोरो बोलते हैं। अब वो क्या कह सकते हैं, अब उसको पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसने क्या कहता है? उस पर अटैक कर दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। एक उत्तर ये और देख ले, तराइन का युद्ध। तराइन के भी दो युद्ध हुए थे, काफी इंपोर्टेंट है। एक हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 में। दो युद्ध हुए थे 1192 के अंदर। ये हरियाणा के करनाल का त्रावड़ी जगह पे हुए थे। कहां पे हुए थे? त्रावड़ी जगह पे, जिसको तराइन के भी नाम से जाना जाता है। यह तराइन के नाम से जाना जाता है। पहले युद्ध के अंदर किस किस के बीच में हुआ था? पहले देखो, पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गोरी हार गया था। जब दूसरा युद्ध हुआ ना तराइन का, इसके अंदर मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
खालिस्तान भारत के उत्तरी पूर्व भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। देखो, स्थानांतरित का मतलब होता है स्थान बदल कर की गई कृषि को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। इसको हम झूम के नाम से जानते हैं। क्या बोला मैंने? इसको हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। झूम, ये रहा जी झूम। दूसरा नाम भी इसका, यानी अगर हमने एक जगह पे खेती की, अब उस जगह पे जमीन उपजाऊ नहीं रही, क्या बोलेंगे? अब उस जगह पे जमीन उपजाऊ नहीं रही, अब दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ऐसे ही करते थे। मानो पहले ऐसे ही काम करता था, एक जगह पे उसको कृषि योग्य जमीन मिल गई, उसका यूज किया, अब नहीं मिला, अगर पैदावार नहीं मिल रही तो अब उस जगह छोड़ देगा। अगर छोड़ देगा तो दूसरी जगह पे जाएगा, वहां पे जंगलों को साफ करेगा, तो साफ करके क्या बोलेंगे? जो साफ करके वो जला देगा वहां पे, उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। क्या बोलेंगे? इसको स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आना। क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी की बात आ गई। सुभाष चंद्र बोस ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने किया था? एक आंदोलन था 1920 में शुरू हुआ था, जिसको हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, कि हमारे को ब्रिटिश की कोई सहयोग की जरूरत नहीं है। ये ठीक चला 2 साल तक, लेकिन 1922 में क्या हुआ? चोरा चोरी नामक स्थान पर गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, एक भीड़ ने, क्या बोलेंगे? एक भीड़ ने एक थाने पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और थाने पे अटैक करके उस अटैक के अंदर उन्होंने पुलिस वालों को उस पुलिस स्टेशन के अंदर ही जिंदा जला दिया। लगभग 21 पुलिस वाले थे, उनको वहां पे क्या कर दिया? जिंदा ही जला दिया गया। इसको चोरा चोरी घटना के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को समझते हुए महात्मा गांधी ने क्या सोचा? भाई अगर मान लेते हैं हमने इनके ऊपर क्या कर दिया, अगर मान लेते हैं हमने पुलिस वालों को तो क्या कर दिया? जला दिया। अब इसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश हमारे पे अटैक तो करेगा ना, अब लोगों को तो मारेंगे वो, क्योंकि उनके पास तो अब मौका मिल गया मारने का। इसलिए क्या किया था महात्मा गांधी ने? इस डर के मारे इसको वापस ले लिया था। क्या बोलेंगे? इसको, यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और ठीक असहयोग आंदोलन को जैसे ही वापस लिया गया, उसके बाद एक स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसकी स्थापना किसने की थी? किसका गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? बड़े ध्यान से देखना। सबसे बड़ा राज्य कौन सा अपने पास? राजस्थान। उसके बाद दूसरा कौन सा अपने पास? दूसरा है एमपी, याद रखना इनको। दूसरा है एमपी अपने पास। तीसरा है महाराष्ट्र, देखो मैं यहां देता हूं एक बार। तीसरा है राजस्थान, राजस्थान पहला है, एमपी दूसरा है, तीसरा कौन सा बन गया अपने पास? महाराष्ट्र। उसके बाद आता है अपने पास आंध्र प्रदेश, और लास्ट में उसके बाद लास्ट आता 5वें नंबर पे, जिसको हम यूपी बोलते हैं। ये ऐसे राज्य बने, देख सकते हो। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, और चौथे पे कौन सा आ गया अपने पास? उत्तर प्रदेश है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था? स्वामी विवेकानंद ने कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसके कथन थे? सुभाष चंद्र बोस के कथन थे ये। करो या मरो किसने दिया था? 1942 में, 1942 के अंदर दिया गया था ये। कौन सा आंदोलन था? चलो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद, एक नारा किसने दिया था, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने फेमस किया था? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, ये बात कही थी किसने? स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसके बारे में पूछा गया यहाँ पे? याद रखना, गलत के बारे में कहा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी के हेतु उत्तरदायी है। बिल्कुल करती है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, किसके लिए नुकसानदायक है? ओजोन के लिए नुकसानदायक है। एक कमेंट बॉक्स में जब तक आप जवाब दो, क्या जवाब दो? जो अपनी ओजोन है ना, ये कौन से मंडल के अंदर है? अक्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, या फिर आयन मंडल, या बहिर्वायु मंडल? किसके अंदर है? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो ये गलत नहीं, सॉरी, ये क्या किया? ये सही चीज है। इसको ओजोन खत्म करती है। ओजोन एक घातक विष भी होता है, बिल्कुल होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं
द्वारा निर्मित एक अणु होता है, सॉरी दो से नहीं होता, दो से तो ऑक्सीजन बनता है, तीन से बनता है, ये किससे बनता है, तीन से, जिसका आणविक फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ये बात इसकी गलत है। नेक्स्ट देखो, ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पैरामैग्नेटिक अल्ट्रावायलेट विकिरणों को पृथ्वी तक आने से की रक्षा करता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी तीन बात सही है, इसके अंदर एक गलत है। गलत कौन सी है आपकी, ये तीसरे वाली गलत है, बाकी तीन बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि से स्थित है। कहां पे स्थित है, बड़े ध्यान से देख लेना। मैं उत्तर पूर्व के अंदर, दक्षिणी पश्चिमी के अंदर, दक्षिणी पूर्व के अंदर, या उत्तर पश्चिमी के अंदर। जब हम अपना मैप लेते हैं ना, मैप लेते हैं, ऐसे कैसे मैप लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ये अपनी है पूर्व साइड, ये है अपनी पश्चिम साइड, इसको मानते हैं उत्तर साइड, और ये है अपनी दक्षिण साइड। अंडमान निकोबार द्वीप जो है ना अपना इस जगह पे है, कहां पे है, इस जगह पे है, और ये हमारी जगह कौन सी हो गई, ये होगी पूर्व दक्षिण, क्या होगी, दक्षिणी पूर्व, क्या बोलेंगे इसको, दक्षिणी पूर्व बोलेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। क्या कहा था, कौन सी, ये रहा जी अपना दक्षिणी पूर्व के अंदर, सही आंसर इसका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना, क्या बोलेंगे, प्रमुख घटना के बारे में, रोल्ट एक्ट पारित किया गया था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, यह गांधी इरविन पैक्ट, ये तो हमने अभी पढ़ा था, 1931 की बात है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया गया था, असहयोग आंदोलन था, ये 1920 की घटना है, स्वराज पार्टी मैंने अभी अभी बताई थी 1923 के अंदर है, तो बचा कौन सा आपका, रोल्ट एक्ट पास हुआ था 1919 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है, भारत चीन सीमा के साथ, तटवर्ती उड़ीसा के साथ, लक्षद्वीप के साथ, या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ। बड़े ध्यान से देखना, मैं 3 डिग्री चैनल बताता हूं आपको। एक तो 9 डिग्री चैनल, एक होता अपने पास 8 डिग्री चैनल, और एक होता अपने पास 10 डिग्री चैनल। बड़े ध्यान से देख लेना, जो 9 डिग्री चैनल है ना, ये मिनिकाय, 9 कौन सा, 9 डिग्री चैनल, ये यहां पे देता हूं इसको, मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में, किसके बीच में है, लक्षद्वीप के बीच में है। अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं, ये किसके बीच में बनता है, मिनिकाय और मालदीव के बीच में, किसके बीच में बनता है, मालदीव के बीच में। अगर हम 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं, ये किसके बीच में बनता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी अंडमान और निकोबार में 10 डिग्री बनता है। अगर हम बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की, ये मिनिकाय और मालदीव। अगर हम बात करते हैं 9 डिग्री, मिनिकाय और लक्षद्वीप, इसका सही आंसर क्या रहेगा, सी आंसर का सही रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया, जहां बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया। लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये रावी नदी के तट पर था, किसके नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पे ये अधिवेशन बुलाया गया था, इसका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसके अंदर कब बुलाया गया था, ये बुलाया गया था 1929 के अंदर, ये इसका सही आंसर रहेगा 1929 में। जो हमने क्या किया था, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी, इसके अंदर क्या बोलेंगे, इसमें हमने स्वाधीनता की मांग की थी। इसमें एक चीज और मनाई गई थी, स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहला बनाया गया था, उसी के बाद से लेके आज भी हम 26 जनवरी को ही मनाते हैं। क्या बोला, तो 26 जनवरी को ना स्वतंत्रता दिवस मनाने का, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, सिर्फ इसी दिन एक कारण मनाया जाता है कि हमने सबसे पहले 26 जनवरी को ही क्या मनाने के लिए डिसाइड किया था, स्वतंत्रता दिवस, इसलिए हम आज के टाइम पे क्या मनाते हैं। लेकिन जो गणतंत्र दिवस है ना अपना, ये थी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, हमें गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, हमें स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं, कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया, किस वर्ष अस्तित्व, 1999 में, 2000 के अंदर, 1991 में, या 1995 में। इसका सही आंसर रहेगा 1995, कई बार आ जाता है एग्जाम के अंदर।
इसका हेडक्वार्टर ही पूछ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जेनेवा के अंदर, जेनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। लेकिन उन एक चीज और बताता हूँ मैं साथ, इसको पहले ना एक कृषि से संबंधित जितने भी ना कृषि में ट्रेड करने के लिए सारे के सारे जो एग्रीमेंट है ना इसी के अंदर आते हैं, WTO के अंदर आते हैं। इसका जो पहले नाम था ना ये था गेट, GATT। 1944 में बना था। किसे बना था? सॉरी 1948 के अंदर बना था ये, 1948 के अंदर बना था। इसको पहले गेट नाम जानते थे, यानी जर्नल ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। दोबारा सुनो, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ या टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, ये आता रहता है। 25%, 10%, 50%, 78%। क्या जवाब रहेगा इसका? 78% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, महात्मा गांधी और उनके समय सेवकों के द्वारा समय सेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी पद यात्रा की गई थी? अभी बताया था ना मैंने दांडी यात्रा के बारे में, कब की गई थी बताओ? ये 1930 में की गई थी। कब की थी? 1930 के अंदर दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कहां से शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी साबरमती आश्रम से। बड़े ध्यान से देखना, कई बार आ जाता है कहां शुरू थी? साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। कहां तक गई थी? दांडी तक, इसलिए इसको दांडी यात्रा बोलते हैं। कितने दिनों तक चली थी? ये चली थी 21 दिनों तक, सॉरी 24 दिन तक चली थी। और 6 अप्रैल को, क्या कह सकते हैं हम इसको, 12 मार्च को चले थे। कब चले थे? ये एग्जाम के अंदर था, 12 मार्च को चले थे और 6 अप्रैल को कहां? दांडी पहुंच गए। 6 अप्रैल को दांडी में पहुंच गए थे। कितने किलोमीटर की है ये यात्रा? कितने किलोमीटर की थी? 387 किलोमीटर की थी यात्रा। लगभग अगर माइल्स की बात की ना, 240 माइल की बात करते हैं, मील। अगर मील की बात की 240, अगर किलोमीटर की बात करते हैं तो 387 किलोमीटर लगभग। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खालिस्तान वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या फिर अन्य प्रतिभूति के रूप में रखनी होती है। वाणिज्यिक बैंक जैसे अपने पास है ना, वाणिज्यिक बैंक कौन से बोलते हैं? जैसे SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, इनको कहां पे रखना होता है? न्यूनतम, क्या बोलेंगे? वह न्यूनतम राशि जमा जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल के रूप में, क्या बोलेंगे? तरल के रूप में, सोने के रूप में या फिर अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। बताओ, रेपो रेट या फिर वैधानिक तरलता अनुपात या नगद आरक्षित अनुपात या रिजर्व रेपो रेट। बड़े ध्यान समझना, एक काफी बेहतरीन चीज बता रहा हूं आपको। देखो, मान लेते हैं अपने पास है एक बैंक RBI, क्या बोलेंगे? RBI अपने पास बैंक है, और एक बैंक है अपने पास A, जिसको हम SBI बैंक बोलते थे। क्या बोलेंगे? SBI बैंक बोलते हैं। अगर देखो, मान लेते हैं SBI बैंक को पैसे की जरूरत है तो किसके पास जाएगा? RBI के पास जाएगा। अगर RBI इसको जो पैसे देता है उस पर इंटरेस्ट तो लेगा, क्या बोलेंगे? उसको अगर पैसे देगा तो इंटरेस्ट तो लेगा, यानी ब्याज तो लेगा। अगर यह जिस रेट पर RBI जिस रेट पर SBI को पैसे देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं इसको? रेपो रेट बोलते हैं। और प्रेजेंट में रेपो रेट कितनी है? 6.50% है। इसको याद रखना, एग्जाम के अंदर आता है। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं जो अपने पास SBI बैंक है इसके ग्राहक ज्यादा हो गए, इसके पास पैसे बहुत ज्यादा आने लग गए। बड़े ध्यान सुनना, इसके पास पब्लिक में से पैसे, भाई इसने भी, मेरे किसी एक बंदे के पास पैसे हो गए, दूसरे बंदे के पास भी हो गए, तीसरे बंदे के पास पैसे हो गए। सभी ने कहा भाई हम तो SBI में पैसे रखेंगे अपने। इन्होंने सभी ने अपने क्या करे? पैसे रख दिए। SBI के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे हो गए। अब इसने सोचा कहीं और देने की बजाय मैं इसको सीधा SBI के पास रख देता हूं ले जाके, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगी, SBI के पास सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी। इन पैसों को लेके ये SBI के पास चला गया। अब SBI के पास रख दिया, अब क्योंकि ब्याज तो इसको यहां से भी मिलेगा,
इसको यहां से एसबीआई को आरबीआई से ब्याज मिलेगा, और जो रेट होगी ना, वो जिस रेट पे ये ब्याज मिलेगा ना, इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक बात और ध्यान रखना, जो आपकी रिवर्स रेपो रेट है ना, बड़े ध्यान सुनना, जो रिवर्स रेपो रेट होती है ना, ये रेपो रेट से हमेशा कम होती है। क्या बोला मैंने? रेपो रेट से हमेशा कम होती है। कितनी है? ये लगभग 3.35% है। यहां तक आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी। रेपो रेट में आरबीआई अदर वाणिज्यिक बैंकों को पैसे देता है, और जो वाणिज्यिक बैंकों के पास अधिक मात्रा में तरलता यानी पैसा हो जाता है, वो एसबीआई के पास से रखने के लिए आ जाते हैं। उसी के एवज में आरबीआई सभी बैंकों को रेट से ब्याज देता है। उसी ब्याज को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। जो कितनी है आज के टाइम पे? 3.35% है। रेपो रेट हमेशा, क्या बोलेंगे? रेपो रेट हमेशा ग्रेटर होती है रिवर्स रेपो रेट के। यहां तक समझ में आ गया होगा ना? एक और चीज, अगर अपने पास एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इनको ना अपने पास, क्या बोला मैंने? इनको अपने पास कुछ मात्रा में पैसा बचा कर रखना होता है। कहीं से पब्लिक से आ गया, कहीं से पैसा आ गया, इनको अपने पास पैसा बचा, कम से कम मिनिमम परसेंटेज पैसा बचा के रखना होता है। ठीक है ना? इसको बचा के रखना होता है ताकि एकदम से इमरजेंसी आ जाए, पैसे कम रह जाएं। सभी को एकदम से, सारे ग्राहक एकदम से लेने के लिए आ गए तो पैसे कहां पे? सभी को थोड़ा दे पाएंगे, ये तो अपना काम चलाता है। तो इसको ना सारे के सारे पैसे पब्लिक में न ले जाके ये अपने पास कुछ मात्रा में पैसे रख देता है। क्या रख देता है? कुछ मात्रा में पैसे रखता है। जो मात्रा में पैसे रखता है ना, वो अपने पास कैश के रूप में, क्या बोला मैंने? कैश के रूप में रखता है, गोल्ड के रूप में रखता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखता है। इसी मिनिमम परसेंटेज को हम बोलते हैं एसएलआर। क्या बोलते हैं इसको? एसएलआर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एसएलआर भी समझ में आ गया। यानी इसको क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। एक चीज और बताता हूं मैं, बड़े ध्यान सुनना। अब कुछ मात्रा में, ये तो हो गया एसएलआर। एक आता सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो होता है, सीआरआर। एसएलआर कितना है? एसएलआर है अब प्रेजेंट टाइम में लगभग 18%। कितना है? 18% है। अब कुछ मात्रा में 18% तो रखा इसने अपने पास। अब आरबीआई कहता भाई तुम्हारा क्या पता, तुम एक काम करो, हमारे पास भी कुछ मात्रा में पैसा रख दो। क्या बोलेंगे? मिनिमम परसेंटेज आप अपने पास से हमारे पास रखो। कौन बोलता है ये बातें? आरबीआई बोलता है। इसको बोलते कैश रिजर्व रेशो। क्या बोलेंगे इसको? कैश रिजर्व रेशो बोलेंगे इसको। और ये कितनी है? लगभग अब इस टाइम पे 4.5% के आसपास है। ये सभी वाणिज्यिक बैंकों को, क्या बोलेंगे? सभी वाणिज्यिक बैंकों को, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी, इनको कुछ मात्रा में अपने पास से एसबीआई के पास, सॉरी आरबीआई के पास मात्रा में धन रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। तो अब इसका जवाब अब देखो कौन सा रहेगा? नकदी के रूप में, है ना? नकदी के रूप में, सोने के रूप में, अन्य प्रतिभूतियों के रूप में। तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो ये हो गया, कैश रिजर्व रेशो। रिजर्व रेपो रेट, रेपो रेट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपना जाता है? अब केंद्रीय बैंक चाहता भाई मार्केट में पैसा हो गया कम, तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पैसे की आपूर्ति करनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे? यह करों को कम कर दे। करों कम करने का काम होता है गवर्नमेंट का, ये काम नहीं करेगा। यह अधिक नकदी रखने को प्रोत्साहन करता है। अगर मान लेते हैं अधिक नकदी रखना शुरू कर दिया तो पब्लिक में तो कम हो गया वैसे ही। यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों खरीदता है। वेरी गुड, ये इसका सही आंसर रहेगा। यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन एक टूल्स है आरबीआई का, केंद्रीय बैंक का टूल्स है, हथियार है, औजार है कि जिसके जरिए क्या करता है? ये सरकारी प्रतिभूतियों खरीदता है। क्या करता है? जो आरबीआई होता है ना, सेंट्रल बैंक होता है ना, ये क्या करेगा? बाजार में जाके ये ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं इसको। इसमें क्या करता है ये? अगर सरकारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्होंने खरीद लेगा। अगर खरीदेगा ना,
अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा तो ये पैसा क्या करेगा, पैसे देगा इसके बदले में। अगर वो पैसे देगा तो इसका मतलब ये मार्केट के अंदर क्या आ गया, पैसा आ गया। इसके अपोजिट ये तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दी, अगर कम करनी पड़ेगी तो क्या करेगा, ये करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो क्या कर लेगा, बेच देगा। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगा तो इसके पास बेचेगा तो पैसे, अगर बेचेगा तो किसका मतलब क्या होगा, इसके पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी दो तरीके हैं, पैसे की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का काम किया जाता है, जिसके तहत ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो खरीदने और बेचने का काम होता है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने चला गया तो इसका मतलब मार्केट के अंदर पैसा आ गया, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने चला गया तो इसका मतलब मार्केट के अंदर से तरलता कम की गई है, पैसा कम किया गया मार्केट से। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, यह सरकार के व्यय में वृद्धि करता है। वैसे तो ये भी बात ठीक है, लेकिन ये काम ज्यादा इसका सही रहता है क्योंकि सभी के पास पैसा आता है। ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 1928 में, देखो अभी साइमन कमीशन पढ़ा था ना, भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे का प्रयोग किया गया था, गो बैक साइमन, ये पढ़ा था ना हमने, ये रहा इसका सही आंसर है, गो बैक साइमन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, पृथ्वी की जो चारों तरफ एक गैस फैली हुई ना, उसे क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। जहां पे जीव रहते हैं उसको जैवमंडल बोलते हैं। जहां पे वायु की परत है, किसकी बात है, ये गैस की परत है, और गैस की परत तो क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। इसका सही आंसर ये रहेगा। ये तापमान है, तापमान जहां पे ज्यादा होता है, और जल का एक आवरण होता है, जल का एक मंडल होता है, जहां पे जल होता है उसको जलमंडल बोलते हैं, जहां पे जीव रहते हैं उसको जैवमंडल बोलते हैं, जहां पे वायु होते हैं उसको वायुमंडल बोलते हैं, और एक ताप होता है वहां पे उसको तापमंडल कहा जाता है। सही आंसर क्या रहेगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की, किस वर्ष स्वराज पार्टी, अभी भी बताया था मैंने पीछे, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो इसका। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, स्थित कहां पे है, कौन सी पर्वत श्रृंखला, अरावली की पर्वत श्रृंखला। चलो बताओ, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, सॉरी ध्यान से देखो, नहीं है, ये ध्यान रखना, क्या पूछा गया यहाँ पे, नहीं है, पंजाब के अंदर नहीं है, गुजरात के अंदर नहीं है, राजस्थान के अंदर नहीं है, हरियाणा के अंदर नहीं है, बताओ चलो। देखो बड़े ध्यान सुना, अरावली पर्वत श्रृंखला हमने इंडिया पढ़ा था ना, ऐसे ऐसे, ये इस साइड में पड़ती है, पश्चिमी साइड से लेके, और किस किस को कवर करती है, ये गुजरात को, राजस्थान को कवर करती है, राजस्थान गुजरात को कवर करती है, और हरियाणा को, यानी 3 स्टेटों को क्या करती है, ये कवर करने का काम करती है। कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका सही आंसर क्या रहेगा, नहीं है, तो इसका मतलब ये पंजाब के अंदर नहीं है। नेक्स्ट अपने पास, किस वायुमंडलीय सतह में अधिकतम मौसमी घटनाएं होती रहती हैं, घटित होती हैं, आयन मंडल के अंदर, समताप मंडल के अंदर, अक्षोभ मंडल के अंदर, या मध्य मंडल के अंदर। ये मौसमी घटनाएं जितनी भी होती है ना, ये अक्षोभ मंडल के अंदर घटनाएं होती है। पहला क्या है, इसका पहला आवरण है, ये पृथ्वी के जो नजदीक है, बिल्कुल धरातल के बिल्कुल नजदीक है, पहले नंबर पे आता है ये अक्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पे आता समताप मंडल, तीसरे नंबर पे आता मध्य मंडल, चौथे नंबर पे आता आयन मंडल, जिसमें हमने कम्युनिकेशन होता ना, जितने संचार संबंधी हमारे काम होते हैं, सारे के सारे किसमें होते हैं, आयन मंडल के अंदर होते हैं। समान तापमान होता है इसके अंदर। ये राज्य आपका अक्षोभ मंडल का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, जो काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कौन सी होती है, देखो बड़े ध्यान से देखना, ये अपना हो गया अर्थ, धरती हो गई, एक लाइन ऐसे की जाती है, बड़े ध्यान से देखना, ये लाइन ऐसे की जाती है, ये अपने पास क्या है कि भूमध्य रेखा, 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी गोलार्ध, और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। अगर क्वेश्चन आ जाए ना आपका, पृथ्वी को 2 भागों में कौन सी बांटती है, ये बांटती है आपकी भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, 2 भागों में, समान भागों में। अब याद रखिए, इसके समानांतर इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है लैटिट्यूड हिंदी में, अक्षांश जिसको हम हिंदी में कहते हैं, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, लैटिट्यूड। अब जो ये रेखाएं होती है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे, ये रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश, क्या बोलेंगे इनको, अक्षांश, यानी लैटिट्यूड कहा जाता है इनको। अगर लाइंस की बात करें ना, बड़े ध्यान समझना ये बात है, अगर हम लैटिट्यूड लाइंस की बात करते हैं, इसको छोड़कर, ये सेंटर वाइज छोड़कर, लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, लैटिट्यूड लाइंस होती हैं अपनी 178, इसको जोड़ देते हैं 179 हो गया,
अगर हम टोटल इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, टोटल अक्षांश कितने होते हैं आपके? एक अक्षांश यहाँ पे जाने के बाद बिल्कुल है ना, पोल्स पे जाने के बाद, क्या बोला मैंने, पोल्स पे जाने के बाद वो लाइन नहीं बचती, वो एक क्या, एक पॉइंट बचता है। क्या बचता है? कि पॉइंट। अगर लैटिट्यूड की बात करें तो एक ये जोड़ दो, एक ये जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 181। कितने हो जाएंगे? लैटिट्यूड कितने होते हैं आपके? 181 होते हैं। याद रखना इस बात को। अगर ये तो अपने अक्षांश होते हैं, ये होते हैं देशांतर, ऐसे लाइन की जाती है, ये बोलते हैं देशांतर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, तो इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा आपका? ये राज्य आपका अक्षांश, सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर बी एस सिंह, प्रोफेसर एस शर्मा, इनमें से कोई नहीं। एक बार बताओ आप, जो हरित क्रांति है वो कब आई थी? यह सही आंसर क्या रहेगा? स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लास्ट क्वेश्चन आज का, काफी लंबी क्लास हो गई। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपए के। भारतीय रिजर्व, भारत में वित्त मंत्री के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, प्रधानमंत्री का, दो का तो काट दो, काम का तो है ही नहीं, सिर्फ दो ही बचे अपने पास, भारतीय वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर। देखो जितने भी आपके नोट होते हैं ना, सिक्कों को छोड़ के, सिक्कों पे साइन किसके होते हैं? वित्त मंत्री के होते हैं। सिक्के पे साइन कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। और जितने भी नोट है ना, नोटों पे साइन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो करते हैं। और जो पैसे जारी करने की अथॉरिटी है ना अपने पास, वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। पैसे को मार्केट के अंदर लेके आना, पैसे जारी करना, सारे काम किसके हैं? आरबीआई के। आज भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को क्या कर दिया? एक सीमा निर्धारित कर दी थी। मतलब क्या कह रहा है, जो हमारी मंत्री परिषद होती है, जिसको हम इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, उसमें कितने मंत्री बनाए जाएंगे, इसकी लिमिट कब तय की गई थी? ये किस संविधान संशोधन में की गई थी? ये देखना हमारे को 69, 83, 71, 74 या 91, किस संविधान संशोधन में की गई थी? देखो बताओ एक बार आप, फिर बताता हूं। देखो ये की गई थी आपकी 91वें संविधान संशोधन में। क्या कर दी गई थी? सीमा निर्धारित कर दी थी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो मंत्री मंडल होगा, उसके अंदर कितने मंत्री होंगे। 91 में संविधान संशोधन में ये हुआ था आपका 2003 के अंदर संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या किया गया था, जो सीमा निर्धारित की थी ना, ये टोटल का, टोटल मतलब अपनी जो लोकसभा है ना, कितनी सीट है उसके अंदर, उसमें 543 सीटें हैं अभी जो फिलहाल है। उसके अंदर जो 543 सीटें हैं, उनमें से 15%, क्या बोला मैंने, उनमें 15% केंद्रीय मंत्रिमंडल बन सकते हैं। मतलब है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर हो सकते हैं। कितने तरह के मंत्री होते हैं उसके अंदर है? एक होता आपका कैबिनेट मंत्री, क्या बोला मैंने, कैबिनेट मंत्री होता है। और एक होते हैं आपके राज्य मंत्री, और एक होते हैं आपके अन्य मंत्री। 3 तरह के मंत्री होते हैं। जो इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ये होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर। और कैबिनेट मिनिस्टर के जो नीचे काम करते हैं, वो काम करते हैं राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री के नीचे काम करते हैं, मतलब जो इनकी सहायता करते हैं, अन्य मंत्री राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। और अन्य मंत्री किसकी सहायता करेंगे? राज्य मंत्री का। राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री की। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और चीज बताता हूं आपको, ये 15% का निर्धारण कर दिया गया था, लेकिन ये कितना बनता है, लगभग कितना बनेगा, 81 से लेके 82 मिनिस्टर बना सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। 3 तरह के मंत्री भी मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? मतलब जो राज्य ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है, किस संविधान के, सॉरी किस अनुच्छेद के अंदर कहा गया ये बात, ये बात कही गई है आपकी 40वें संविधान, सॉरी अनुच्छेद के अंदर। किसकी गठन होगा? एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। ये सपना किसने देखा था? ये महात्मा गांधी का सपना था। किसका था? ये महात्मा गांधी ने सपना देखा था। और पूरा किसने किया था? ये पूरा किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और एक और जो पंचायती राज आया था ना, पंचायती राज, चलो ये बताओ सबसे पहले किस राज्य के अंदर आया था? स्टेट का नाम भी बताना और साथ साथ में वो जगह भी बताना, कब आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन
लघु संविधान भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 35वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 38वां या फिर 40वां? देखो बड़े ध्यान से देखना, जो लघु संविधान संशोधन बोलते हैं ना, या लघु संविधान बोलते हैं, ये कहते हैं हम 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था याद रखना, बहुत बार पेपर के अंदर आता है, ये 76 के अंदर हुआ था, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या किए गए थे, बदलाव किए गए थे। ये हमारा राष्ट्रीय आपात का टाइम था, नेशनल इमरजेंसी थी इस टाइम पे, और इसमें क्या किया गया था, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा क्या किए थे, संविधान के अंदर बदलाव किए थे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये लघु संविधान संशोधन इसके इसलिए बोलते हैं, लघु संविधान इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो संशोधन किए गए थे, यानी जो सारे की सारी जो पावर थी ना, वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली थी। फिर उसके बाद बैक टू बैक 1978 के अंदर भी संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 44वां। जितनी गलतियां यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन में की गई थी, उन गलतियों को गवर्नमेंट जाने के बाद फिर सुधार लिया गया था 1978 में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को खालिस्तान के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसकी बात है? मनोनीत की बात है। यहाँ पे एक चीज और देखो, राज्य की विधान परिषद, जब हम सेंटर की बात करते, केंद्र की बात करते, संघ की बात करते हैं, तो अपने पास संघ के अंदर कितने हैं? 2 सदन है अपने पास, राज्यसभा, लोकसभा। अगर अंक की, ये मैंने बात की सदन की, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यानी अगर संसद के कितने भाग होते हैं, अगर भाग की बात करें तो 3 होते हैं। अंग की बात, सदन की बात करें, सदन 2, राज्यसभा, लोकसभा। अंग की बात करें तो इसके साथ राष्ट्रपति और लिख दो, राष्ट्रपति। अब हो गए आपके 3 अंग। ऐसे ही अपना किस में होता है? राज्य में होता है। राज्य की बात करते हैं, राज्य में क्या होता है? एक होती है विधान सभा, क्या बोला मैंने? विधानसभा, विधानसभा, और एक होती है विधान परिषद। मैं बता देता हूं आपको साथ साथ में, अभी तक अपने पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में से 22 राज्य ऐसे हैं जिसके पास, क्या बोला मैंने? 22 राज्य केवल ऐसे हैं जिसके पास अपनी केवल और केवल विधान परिषद है। क्या बोला मैंने? विधान परिषद है, याद रखना इसको। 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं अपने पास, दिल्ली और पांडुचेरी, जिसकी विधान सभा है। क्या बोला मैंने? 22 राज्य ऐसे हैं जिनकी विधानसभा है, 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे जिनकी विधान सभा है। अब 6, एक और चीज सुनो दोबारा, 28 राज्य अपने पास हैं ये, इसमें से 22 राज्य के पास दोनों सदन है। दोबारा सुनो, इसकी गलती हो गई एक बार, दोबारा फिर सुनो एक बार। देखो अपने पास कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में से 28 के 28 राज्यों के पास अपनी विधानसभा है। क्या हो गया? विधानसभा हो गई। उनमें से मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद भी है। सभी के पास विधानसभा है, और 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। 2 अपने पास यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास विधान सभा है। कौन सी है? दिल्ली, पांडुचेरी। अब आगा समझ में। अब देखो जो 6 राज्य है ना से, ये साथ साथ लगते हैं जिनके पास विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? देखो, एक है अपने पास यूपी, क्या बोला मैंने? यूपी। यूपी के साथ साथ क्या है? बिहार, लगते लगते सभी, यूपी के साथ बिहार। एक है अपने पास महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ साथ है कर्नाटक, क्या बोला मैंने? कर्नाटक। और एक बच गया अपना तेलंगाना, और एक है आंध्र प्रदेश। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? यहाँ पे मनोनीत सदस्य पूछा, कौन करता है मनोनीत? ये मनोनीत करता है। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य में कौन होगा? राज्यपाल होगा। जैसे सेंटर में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऐसे राज्य में राज्यपाल होता है। उसके पास विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करने का क्या होता है? अधिकार होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष से समावेशित किया गया था? किस वर्ष जोड़ा गया था? आर्टिकल 21A 2004 के अंदर, 2006 के अंदर, 2000 के अंदर, या 2002 के अंदर? तो ये जोड़ा गया था आपका, इसका सही आंसर क्या रहेगा? 2002 के अंदर जोड़ा गया था।
ये था अपने पास है राइट टू एजुकेशन। क्या बोला मैंने? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था इसमें 2002 के अंदर। एक और बताता हूं मैं, ये था अपने पास से 86वां संविधान संशोधन था। ये याद रखना इस बात को भी, एग्जामिनर पूछ सकता है। एक और चीज समझने की यहाँ पे, जो 2002 के अंदर हुआ था, क्या क्या था इसके अंदर? इसमें जो 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको अधिकार है किसका? शिक्षा का अधिकार है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 2000 किसके अंदर हुआ था? 2002 के अंदर हुआ था। यानी जो 21A आर्टिकल में क्या कहा गया है? शिक्षा का अधिकार हम ऐसे बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से एक कौन सा अनुच्छेद सैन्य या फिर अकादमिक वेस्टिक को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? यानी मना करता है कि हम कोई भी क्या नहीं ले सकते? उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे पहले होती थी ना, उपाधियां होती थी पहले पुराने टाइम के अंदर, कोई भी उपाधि मान लेते थे। जैसे राय बहादुर की उपाधि थी, और उसके बाद हम बात करते हैं दीवान की उपाधि थी, महाराजा की उपाधि थी। ये पहले जो उपाधियां होती थी, अब ये नहीं है। इनका क्या है? अबोल्यूशन कर दिया गया है, मना कर, निषेधित कर दिया गया है। एक और चीज, अगर हमारे कोई भी उपाधि लेनी पड़ती है ना, तो उसमें भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ती है हमारे को, तब हमारे कोई भी बाहर से टाइटल मिलता है। तो किस अनुच्छेद में आता है? वो आता है जी आपका आर्टिकल 18 क्लोज ए के अंदर आता है। क्या बोला मैंने? आर्टिकल 18 क्लोज ए के अंदर वो चीजें कही गई है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? यार ये बात बड़े ध्यान से देखना आप, ये बात यहाँ पे सही की पूछ रहा है। यहाँ पे देना गलत भी कह सकता है, सही भी कह सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा, क्या बोला गया यहाँ पे? राज्यसभा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। दूसरा ऑप्शन अपने पास, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। गलत है ये तो बात। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते जी? नहीं होते। या भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं होते। इसका केवल और केवल जो सही ऑप्शन है ना, सही आंसर है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यसभा क्या होते हैं? पदेन होते हैं, यानी पदेन अध्यक्ष बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। ऐसे ही लोकसभा में क्या होता है? अध्यक्ष होता है, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखने का है ये बात है। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, राज्यसभा का होता है अध्यक्ष, जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं, और लोकसभा का होता है स्पीकर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अभी जो करंट में हमारे उपराष्ट्रपति हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ, और वो स्पीकर और बता दो आप साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूह से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत भेजा गया था? ये इसका क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है, एक बार अपने पास क्रिप्स मिशन आया था ना, वो कब आया था? वो बता देता हूँ। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, भारत में आया था 1942 ईस्वी के अंदर क्रिप्स मिशन इंडिया आया था। चलो एक क्वेश्चन तब तक आप बताओ, उस टाइम पे जो इंग्लैंड था ना, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, उसका जो प्रधानमंत्री है वो कौन था? ये बताओ आप, जो आप कमेंट बॉक्स में। 42वां संविधान संशोधन था इस टाइम पे ना, 1939 में, 1939 से लेके और 1900 जो 45 था ना, 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, क्या बोला मैंने? दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए जो इंग्लैंड से जो मिशन आया था ना, जिसको क्रिप्स मिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिप्स मिशन। ये भारतीयों का क्या लेने के लिए आया था? सहयोग लेने के लिए आया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी आपकी क्या 1954 में, 1953 में, 1951 में, 1952 में? किसमें जोड़ी गई थी? चलो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये जोड़ी गई थी 1951 के अंदर। कौन सी? 9वीं अनुसूची। एक और चीज समझने की यहाँ पे मैं बता देता हूं, 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी। इस 9वीं अनुसूची के अंदर ऐसे कानून हैं, चाहे तो हम केंद्र सरकार के कह सकते हैं, क्या बोला मैं? चाहे केंद्र सरकार के या फिर चाहे राज्य सरकार के, कुछ कानून रखे गए हैं 9वीं अनुसूची के अंदर।
उन कानूनों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसके अंदर? कोर्ट के अंदर। ऐसे कानूनों को क्या लिखा गया है? नवीं अनुसूची के अंदर रखा गया है। चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक बात है ये। लेकिन कोर्ट ने भी फिर ये क्या कहा, अपने जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उन्होंने भी ये कहा भाई ठीक है, हम इसमें अगर कोई भी आपका कानून बनाते हो चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा। लेकिन एक चीज और देखना, ये जो आपके जो कानून है नवीन सूची के अंदर रखे गए हैं ना, इसमें आपके जो फंडामेंटल राइट्स या फिर जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, आधारभूत ढांचा ना, उसका हनन नहीं होना चाहिए। ये जो कानून बनाओ ना पे, ये बेसिक स्ट्रक्चर का और मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते होने चाहिए। शर्त ये भी रखी थी। और एक चीज और देख लो, नौवीं अनुसूची के अंदर ये चीज तो बता दी मैंने, कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। लेकिन चैलेंज किस ग्राउंड पे किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट्स का हनन हो या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो, वोलेशन ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड वोलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट्स। एक और चीज बताता हूं मैं, भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून भी कहां रखे गए? नवीं अनुसूची के अंदर रखे गए, भूमि अधिग्रहण से संबंधित। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? 6 वर्ष की समाप्ति पर, हर 10 वर्ष की समाप्ति पर, हर 7 साल की वर्ष की समाप्ति पर, या हर 5 वर्ष की समाप्ति पर? क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा जी वित्त आयोग। वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन। किस आर्टिकल के तहत आता है? चलो देख लेते हैं। यह आता है 280 आर्टिकल के तहत एक फाइनेंस कमीशन होगा। कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर? ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो इसका, तब तक मैं आगे बताता हूं क्वेश्चन आपका। ये जो वित्त आयोग है ना, जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, गठन किया जाता है, कितने वर्ष के बाद? ये 5 साल के बाद बनाया जाता है। 5 साल समाप्त हो गए, बना दिया जाता है। लेकिन अगर लगता है भाई, राष्ट्रपति को लगता है पहले बनाने की जरूरत है, तो पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आर्टिकल बता दिया। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, आर्टिकल पूछ लेता है, कौन बनाता है इसको ये पूछ लेता है, मेंबर ही पूछ लेता है। मेंबर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल अनुच्छेद 93 में, अनुच्छेद 126 में, अनुच्छेद 108 के अंदर, अनुच्छेद 122 के अंदर। बड़े ध्यान समझना, यहाँ पे हमने संयुक्त बैठक की बात की है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, इसको कौन प्रिसाइड करता है और किसके लिए होती है, सभी बात करते हैं। पहला बात देखो, इस आर्टिकल के तहत, यह आर्टिकल आपका 108 आर्टिकल के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कौन बुलाएगा इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं। दूसरी बात, इसको प्रिसाइड मतलब अध्यक्षता कौन करता है इसकी? ये करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर अध्यक्ष इसको हम बोलते हैं। एक और चीज, ये जो संयुक्त बैठक होती है कब बुलाई जाती है? जब दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होते, तब बुलाई जा सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है, अगर कोई कानून ऐसा हो गया जो दोनों सदनों में से पास नहीं हो पा रहा, क्या बोला मैंने? दोनों सदनों में वो कानून पास नहीं हो पा रहा, तो तब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। एक और चीज याद रखना, अगर आप संविधान में संशोधन कर रहे हो, तब ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठाई जा सकती। याद रखना इस बात को। ज्वाइंट सिटिंग केवल और केवल सामान्य जो बिल होते हैं ना, सामान्य विधेयक होते हैं, ऑर्डनरी बिल होते हैं, उनके लिए ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कौन बुला सकता है उसको? राष्ट्रपति। प्रिसाइड कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। आर्टिकल कितना है? 108। संविधान संशोधन जितने भी आपके बिल बनेंगे उनके लिए नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़े तो उसके लिए नहीं है। चलो एक बात बताओ, तब तक हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाएगा। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, करते हैं, इस आर्टिकल के तहत करते हैं, आप ये बताओ तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? बताओ। राज्यों की परिषद के अध्यक्ष, या विधानसभा का सदस्य, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यानी जो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसकी जो योग्यता होती है वो कितनी होनी चाहिए, किसके समक्ष होनी चाहिए? राज्यों के विधान परिषद का अध्यक्ष होता है, उसके अध्यक्ष, विधानसभा का सदस्य होता है, उसके लिए जितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा जी
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। उसकी क्या होना चाहिए? योग्यता। आर्टिकल कितना इसका? बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है 76। दो तीन चीजें और सीख लेते हैं इसके अंदर। जो 76 आर्टिकल है ना, इसके तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो चुनाव करता है ना, चुनता है, गठन करता है, ये करता है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है इसका। जो ये बैठता है ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कहीं भी बैठ सकता है, मतलब ये किसी भी कोर्ट में जा सकता है। बड़े ध्यान सुना ये बातें जो बता रहा हूं मैं, ये किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है, हाई कोर्ट्स में, कोई भी कोर्ट्स होगी, सुप्रीम कोर्ट्स में, कहीं बैठ सकता है। दूसरी बात, ये जो अपना संसद होता है उसमें लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में भी बैठ सकता है। क्वेश्चन बनता है ऐसा, लेकिन बैठ सकता है लोकसभा के दोनों सदनों में, बट अधिकार नहीं है किस चीज का? इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। हाँ, बोल सकता है, ये किसी बात को लेके अगर कोई मुद्दा चल रहा है तो बोल सकता है, उस पर बोलने का अधिकार इसको है संसद के अंदर, किसी भी सदन में। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है क्या इसको वोटिंग का अधिकार है, राइट है? जी नहीं, ये इसका वोटिंग का अधिकार इसको नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? कौन से भाग में कहा गया कि अनुच्छेद 32 है? यानी इसको 32 आर्टिकल किसके तहत है? भाग नंबर 4 के, भाग नंबर 1 के, भाग नंबर 2 के, भाग नंबर 3 के। अच्छे तरीके से पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर किसको? 32 को। भाग नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं हम यहां से। एक भाग के अंदर क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से सुनना। जो भाग 1 है ना, इसके अंदर भारत के जो जितने भी राज्य हैं और उसके राज्य क्षेत्र है, इसके बारे में कहा गया है। भारत के राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में, यानी आर्टिकल 1 से लेके 4 तक कहा गया है इसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं 2 के बाद। भाग नंबर 2 में क्या कहा गया है? नागरिकता कैसे ली जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है, यानी नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में। जो नागरिकता लेना या देना इसके अंदर में आता है, ये केवल और केवल कानून जो बनाती है, कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का है, इसके ऊपर, नागरिकता के ऊपर। दूसरे भाग के अंदर कहा गया है। अब दूसरे भाग में कितने आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 आर्टिकल तक की स्थिति दूसरे भाग में कहा गया है। अब आती है भाग नंबर 3 की बात है। जो 3 है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, ये कहा गया है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया, तो ये किसमें कहा गया? भाग नंबर 3 के अंदर कहा गया है। अब भाग नंबर 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से हैं? ये आपके हैं 35 तक था यहाँ पे। अब आता है 36 से लेके 51 तक है भाग नंबर 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये गाइडलाइंस होती हैं जो राज्य देता है। एक और चीज, कहां से लिएगा? एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो ये प्रावधान है, कहाँ का प्रावधान है ये बताना है। और दूसरी बात, जो ये अपने पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहां से लिए गए हैं, ये और साथ साथ में आप बताओ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और बात बताता हूं साथ साथ में, चलो बता दो आप, इस कमेंट बॉक्स में जवाब देना। आर्टिकल 32 को भारत की आत्मा कहा जाता है। इस आर्टिकल को क्या कहा जाता है? भारत की आत्मा कहा जाता है। किसने कही थी ये बात? ये कमेंट बॉक्स में जवाब दो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक महात्मा गांधी ने करी थी, या फिर वल्लभ भाई पटेल ने की थी, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक ये स्थापना करी थी आपकी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने करी थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान का 15वां भाग, कौन सा बोला मैंने? 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिकृत भाषाएं, या फिर संविधान में संशोधन, आपातकाल प्रावधान, या फिर निर्वाचन? देखो, अगर हम अधिकृत भाषाओं की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, तो ये भाग नंबर 17 के अंदर कही गई है। किसके अंदर कही गई है? 17 के अंदर। अगर हम बात करते हैं संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो ये बात की गई है पार्ट नंबर 20 के अंदर। अगर हम बात करते हैं अपने आपातकालीन प्रावधान
यानी इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की, कहां से ली गई ये बताओ आप, आपातकाल प्रोविजन कहां से लिए गए हैं, आप इसका जवाब दो, तब तक मैं इसका भाग बताता हूं। ये लिया गया आपका 18वां भाग के अंदर आता है, और जो बचा ये जो निर्वाचन आता है, क्या बोला मैंने, निर्वाचन। आर्टिकल बता देता हूं, आर्टिकल है इसके लिए 324। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और जो नेशनल इमरजेंसी की बात करें, 3 तरह की इमरजेंसी अपने पास है, एक तो राष्ट्रीय इमरजेंसी होती है, एक राजकीय इमरजेंसी होती है, और एक होती है फाइनेंस इमरजेंसी। एक स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हैं राजकीय को, एक राष्ट्रीय होती है जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। स्टेट इमरजेंसी हो सकती है जो किसी विशेष क्षेत्र पे, एक राज्य पे या किसी एक जगह पे लगाई जा सकती है। एक होती है फाइनेंस इमरजेंसी, वित्त आपात। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में खालिस्तान से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। डिप्टी गवर्नर एक होता है, उसके अंदर गवर्नर, और कितने अन्य गवर्नर डिप्टी गवर्नर बनाए जा सकते हैं, 2, 1, 4 या फिर 3। इसका सही जवाब क्या रहेगा, इसमें 4 क्या हो सकते हैं, डिप्टी गवर्नर बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान का भाग 4A पार्ट, भाग नंबर है 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान है। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, ये कौन सा है, अभी बढ़ा जाए 1, 2, 3, 4, 4 भाग पढ़े थे हमने अभी, 1 से लेके 4, जिसमें राज्य है, किसमें कहा गया है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग नंबर 2 सिटीजनशिप के बारे में। भाग नंबर 3 मौलिक अधिकारों के बारे में। भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और भाग नंबर 4A, क्या बोला मैंने, 4A, ये कहा गया है आपका मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक कर्तव्य अपने 19 हैं, 14 हैं, 11 हैं या फिर 8 हैं। अपने मौलिक कर्तव्य हैं जी 11। ये मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ना, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया था जी आपका यूएसएसआर से लिया गया, जिसको पहले यूएसएसआर बोलते थे, अब लेकिन अब क्या बोलते हैं इसको, रसिया, यानी रूस कह सकते हैं इसको। पहले जो मौलिक अधिकार थे कब लिए गए थे, और ये और बात सीख लो आप, ये एक अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा था पीछे, 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान संशोधन ही बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं। कब हुआ था ये, 1976 के अंदर हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, बड़े ध्यान सुनना। पहले जो अपने मौलिक कर्तव्य थे ना, ये थे पहले 10, कितने थे ये, 10 थे, लेकिन एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया था, इसके अंदर 11 बना दिए थे। फिर ये कितने बना दिए थे, 11 बना दिए थे। मैंने अभी अभी बताया था ना, आर्टिकल 21, क्या बताया था मैंने, आर्टिकल 21A बताया था ना, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया था ना। इसमें एक कर्तव्य और बना दिया गया था, क्या बना दिया था, माता पिता का कर्तव्य है वो अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र तक अपने बच्चों क्या कर्तव्य, उनका एजुकेशन दें। संविधान संशोधन कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन था वो, अगर याद आ गया हो तो। कब हुआ था वो, 2002 के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में, सारी बातें सीख लेना, ये कहीं ना कहीं इधर उधर से क्वेश्चन बन ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है, किसकी बात की है यहाँ पे, सही की बात की है। भारतीय संविधान का भाग 3, देख सारी चीजें पढ़ी है ना हमने अभी भी। भाग नंबर 3 किसके बारे में बताया, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य तो भाग नंबर 4A के अंदर कहा गया है, जो क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखो, भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 पार्ट A राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत संबंधित है, बिल्कुल ये सही आंसर है इसका। क्या बोला मैंने, ये 2 सही आंसर है इसका। भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 किसके बारे में बताया था, मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकार तो भाग नंबर 3 के बारे में बताते हैं, 3 में बताया गया है। ये तो 2 के बारे में, तो किसमें, सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान का भाग 4A अभी अभी पढ़ा पीछे हमने, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। सही आंसर क्या रहेगा इसका, इसका रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सर्जित सेवाएं माना जाता है। सर्जित सेवा किसके द्वारा, संसद के द्वारा। एक चीज और बताता हूं आपको, संसद में भी किसके द्वारा इनका जो अधिकार होता है, इन पे ये सर्जन करने का अधिकार, ये होता है राज्यसभा का। क्या बोला मैंने, राज्यसभा का एक अधिकार होता है इसके ऊपर, राज्यसभा के पास पावर है ये, स्पेशल
रेजोल्यूशन पास करके विशेष बहुमत से किसका, भारतीय पुलिस सेवा का और प्रशासनिक सेवाओं क्या कर सकता है, सर्जन किया जा सकता है। लोकसभा के पास पावर, लेकिन किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 312, 301, 292 या 307। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा जी आर्टिकल 312। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंध बताता है, किसके बीच संबंध स्थापित करता है, भाग नंबर 7, भाग नंबर 9, भाग नंबर 5 या फिर भाग नंबर 11। बड़े ध्यान से देखना, राज्य किसके बीच में, संघ के बीच में, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन बनाता है, कौन से भाग में कहा गया है, वो कहा गया है भाग नंबर 7 के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर भाग नंबर 9 की बात करते हैं ना, तो इसमें पंचायतों के बारे में बताया गया, किसके बारे में, पंचायतों के बारे में बताया गया है। एक और चीज, अगर हम भाग नंबर 5 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 5, इसमें संघ के बारे में, यानी संघ के बारे में बताया गया, राज्य केंद्र के बारे में बात की गई है भाग नंबर 4 के अंदर। इसके साथ साथ एक साथ और पढ़ लेते हैं, जब 5 में अगर संघ है तो 6 में क्या होंगे, 6 के अंदर होंगे स्टेट्स, यानी राज्य होते हैं, सारे तरह राज्य के बारे में। अगर हम बात करते हैं 11 की, तो इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर क्या बताया गया, संघ और राज्यों के बीच संबंध दिखाया जाता है, वो क्या यहाँ पे भाग नंबर 11 के अंदर दिखाया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। लेकिन एक चीज और बड़े ध्यान से, मैं इसका जवाब क्या बताया था, ए गलत है। 5 के बारे में तो संघ, 6 के बारे में राज्य है और 7 के बारे में केंद्र शासित प्रदेश है, ये ठीक कर लेना, गलत बोला गया। क्या बोला मैंने, 7 के बारे में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 7वें संविधान संशोधन 56 के अंदर, 35वें संविधान संशोधन 74 के अंदर, 24वें संविधान संशोधन 71 के अंदर, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर। देखो जी, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था संविधान संशोधन के अपनी प्रस्तावना के अंदर। 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रख लेना। ये कब जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। 3 शब्द कौन से जोड़े थे, पहला था समाजवादी, दूसरा था आपका धर्मनिरपेक्ष, क्या बोला मैंने, धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष, और तीसरा शब्द था अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, संसद के द्विसदनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता मैंने पीछे कराया अभी। राज्यसभा का सभापति, जिसको हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री। का सही आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नहीं बताता इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी, सुभाष चंद्र बोस को, जिसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 के अंदर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, लाला लाजपत राय को। बताओ इसका सही जवाब। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, ये कहा था लाला लाजपत राय को। क्या बोला मैंने, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ये 3 बंदे थे, लाल बाल पाल, एक और था अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, क्या बोला मैंने, बाल गंगाधर तिलक, और एक विपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये गरम दल के नेता थे। क्या थे ये, गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेताओं के रूप में भी इनको बोला जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने करवा दिया। शिक्षा का अधिकार 44, 12, 39 ए या फिर 21 ए। इसका सही जवाब क्या रहेगा, इसका सही जवाब रहेगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन 21 ए। इसमें जो अनुच्छेद 12 है ना, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। क्या बोला मैंने, परिभाषा बताई गई राज्य की। ये फंडामेंटल अधिकार के अंदर आता है, सॉरी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, यानी मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। 44 का जो अधिकार है ना, सॉरी अनुच्छेद 44, इस समान आचार संहिता के बारे में बताता है। कई बार पेपर में आता है ये, समान आचार संहिता 44 के अंदर और पंचायतों का गठन है 40 के अंदर। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 2017 में, 2012 में, 2018 में, 2015 में। इसका सही आंसर रहेगा 2015 में, जनवरी के महीने किया गया था
पहले इसको किस नाम से जाना, यूपीएससी पूछा गया क्वेश्चन ये। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया, किसको बदल के आया है नीति आयोग, ये आया है योजना आयोग को। क्या बोला मैंने, योजना आयोग को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1952 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, संविधान 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 बताया था मैंने पीछे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था, कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था, इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। पहले अपने अधिकार होते थे, मौलिक अधिकार होते थे, कितने होते थे, 7 होते थे, लेकिन बाद में एक अधिकार को हटा दिया गया जिसको हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। वो कब हटाया गया था, ये हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर। ये आपका अगर अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद है 31। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना प्रियम्बल 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, अनुसूची थी 8, 9, 6, 7। कितनी अनुसूचियां थी बता सकते हो, ये तो चलो बता देते हैं फिर भी। 8 अनुसूची थी, 395 अनुच्छेद थे और 20 भाग थे। ये सारी याद कर लेना। अब भाग कितने हो गए, अब भाग हो गए हैं 25। अनुसूचियां कितनी हो गई, अनुसूचियां हो गई हैं 12। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल कितने हो गए हैं, 470 के आसपास आर्टिकल हो गए यहाँ पे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के संवैधानिक खालिस्तान अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों के संबंधित है। क्या है, राज्यों के नाम और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। कौन सी अनुसूची के अंदर कहा गया है, 12 अनुसूची है हमारी। ये प्रथम अनुसूची के अंदर कहा गया, क्या बोला मैंने, ये पहली अनुसूची के अंदर ही बात कही गई है, ये प्रथम अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। तीसरी में क्या कहा गया है, शपथ के बारे में, शपथ किसकी, जो अपने पास राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया। चतुर्थ यानी चौथी अनुसूची किसके बारे में बताती है, हमारे को राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उसमें सीटों का आवंटन, मतलब राज्यसभा में सीट को लेकर बात की गई है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रसिद्ध केशवानंदन भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले संबंधित है। केस हुआ था केशवानंदन भारती केस, किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। ये सबसे बड़ी बेंच बैठी थी अपनी हिस्ट्री के अंदर। कितने, बेंच का मतलब होता है जज, कितने जज थे जिन्होंने डिसाइड किया था, ये 13 जज थे। क्या कहा गया था इसने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जी नहीं, एक राज्य के रूप में गोवा का गठन जी नहीं, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, ये बात इसने कही गई थी। प्रस्तावना हमारा संविधान का भाग है, ये बात केशवानंदन भारती केस 1973 ने की थी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको, एक बेसिक स्ट्रक्चर पीछे मैंने बात की थी, संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बात की गई थी। इसमें एक बात यहां पे समझाई गई थी केशवानंदन भारती केस के अंदर, आप है ना 368 का यूज करके संविधान के अंदर कोई भी प्रोविजन डाल सकते हो, कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हो, कोई भी संशोधन कर सकते हो, कही गई थी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई तुम जो मर्जी करो, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान में संशोधन जो मर्जी करो, मर्जी आप जो करो, करना चाहो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो क्या चीज का ध्यान रखना, आप बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आधारभूत ढांचा क्या होता है, ये भी नहीं डिसाइड किया गया। ये भी कौन करेगा, ये भी जो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। कब, टाइम टू टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया आपकी मर्जी है जो करो, किसको, संसद को कह दिया मर्जी जो अमेंडमेंट करते रहो, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कुछ नहीं करना। संसद बोलती है भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बोले वो भी हमें बताएंगे जब हमारी मर्जी होगी। हमारी चीज बना दी क्या, अमेंडमेंट को लेकर, और दूसरी चीज बेसिक स्ट्रक्चर को बता दिया मैंने, दूसरी चीज अपने फंडामेंटल राइट्स है ना, अगर उनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है। भाई ना तुम्हारे को बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना, और ना जो फंडामेंटल राइट्स है ना नागरिकों को मिले ना उनको छेड़ना है, क्योंकि सही आंसर तो ये रहा जी। लेकिन साथ साथ में मैंने बता दिया आपको ये भी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, शब्द को सम्मिलित किया गया था। 44वां संविधान संशोधन था वो, 42वां था, 48वां था, 40वां, चलो बताओ।
निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो कौन सी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है, असंवैधानिक बॉडी होती कौन सी होती है? याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो अगर संविधान में जिस चीज के बारे में लिखा गया है, अगर संविधान में उस चीज से संबंधित कोई प्रावधान है, कोई आर्टिकल है, इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। मतलब अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे पहले से को ले लेते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग है जिसको चुनाव कराने का हक है, जो चुनाव करवाता है हमारे इंडिया के अंदर। किसी से चुनाव कराता, कमेंट बॉक्स में बताओ तब तक आप। ये चुनाव करवाता अपने पास इंडिया के अंदर। ये आर्टिकल कितना है इसका? इसका आर्टिकल 324। क्या बोला मैंने? 324 आर्टिकल है। मतलब 324 आर्टिकल में चुनाव आयोग के बारे में बताया, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, संवैधानिक निकाय हो गया। ऐसे ही भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में तो नहीं बताता, ये अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नहीं लिखा इसके बारे में, कुछ भी लिखा तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय नहीं है। वित्त आयोग है, अपने पास किस आर्टिकल के तहत आता है? 280 आर्टिकल के तहत आता है। समझ में आ गया ना? अब आता है राष्ट्रीय अनुसूचित, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, यह तक किस आर्टिकल के तहत आता है? यह आता 338 आर्टिकल के तहत। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और देखना, पहले ना अनुसूचित जाति और जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक ही होता था, दोनों कमीशन एक होते थे। लेकिन बाद में कब? 2003 के अंदर, क्या बोला मैंने? 2003 के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट को अलग कर दिया गया शेड्यूल्ड ट्राइब से, मतलब दोनों के आयोग को अलग बना दिया गया। ये किसमें बढ़ दिया? 338 में है, और ये 338 से ए के अंदर रखा गया इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 62 जो पहले हो जाए, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, या 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। हम मोस्टली हर चीज में क्या मानते हैं? 5 वर्ष मानते हैं ना। किसी चीज आप चुनाव करते हैं, जैसे हमने कई बार देखा है कि 5 साल के चुन जाते हैं, राष्ट्रपति होगा 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा होगी 5 साल के लिए, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, याद रखना। ये अपने पास है किसके लिए? ये 6 साल के लिए चुना जाता है, 6 साल के लिए चुना जाता है ये अपने पास। यूपीएससी एक अपने पास होता है चुनाव आयोग, जिसकी हमने अभी बात की, उसका भी 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष मैक्सिमम होता है। एक तो ये यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और एक ये अपने पास यूपीएससी, और एक होता अपने पास है, दिमाग से निकल रहा हुआ, आ नहीं रहा दिमाग में, चलो बताऊंगा आते ही। इनका तीनों का टाइम क्या होता है? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 65। अगर बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार संबंधित? आर्टिकल 19 किसमें कहा गया भाई? आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल अधिकार है भैया, अधिकारों में यानी अपने जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में बात की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बताया था मैंने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 20 में आता है। शिक्षा का अधिकार किसमें आता है? 21 किसमें आता है? 21 ए के अंदर आता, बताया था मैंने। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का, ये अपने पास है स्वतंत्रता का अधिकार। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 को, अगस्त 9 1942 को, अगस्त 6 1945 को, अगस्त 9 1944 को। ये घटना है 45 सभी जानते हैं इसके बारे में, 42 तो काट दो जहां से, 42 और 44 है तो अब बचे 2, याद रखना इसको। 6 पे तो गिराया गया था किस पे? 6 तारीख को गिराया गया था हिरोशिमा पे, और 9 तारीख को गिराया गया था नागासाकी पे, नागासाकी पर। कब की बात है? 1945 की। किसने गिराया था? यूएसए ने गिराया था। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। किसके ऊपर गिराया था? जापान के ऊपर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या सी राजगोपालाचारी? किसकी बात कर रहे हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता कौन की थी? ये करी थी BR अम्बेडकर। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 6-7 मेंबर थे, 7 मेंबर शायद 7 मेंबर थे, उनके सभी के नाम याद कर लेना।
कई बार पूछ लेता है एग्जाम, मोस्टली क्वेश्चन तो यही बनता है यहाँ पे बी आर अम्बेडकर का। विटामिन सी है तो साइंस का क्वेश्चन आएगा। विटामिन सी प्रचुर मात्रा स्रोत किसका है भाई? हरी पत्तेदार सब्जियां, बीज, खट्टे फल या समुद्री खाद्य पदार्थ। ये इसका सही आंसर रहेगा, खट्टे फलों के अंदर मिलता है भाई विटामिन सी प्रचुर मात्रा में। 37वां क्वेश्चन है अपने पास, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.0003 होते हैं। ये ही क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग का। कई बार क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा हो जाती है ना, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का भी रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वित्त आयोग की नियुक्ति, देखा मैंने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 280 में आता है जी। कौन गठन करता है इसका? राष्ट्रपति करता है। सही आंसर क्या रहेगा इसका? राष्ट्रपति रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? निर्वाचित कितने होते हैं इसमें? देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो ऑप्शन ये क्वेश्चन में कहा गया निर्वाचित, एक होते हैं मनोनीत। क्या बोला मैंने? मनोनीत। मनोनीत में और निर्वाचित में फर्क है। मनोनीत तो 12 राष्ट्रपति करता है और निर्वाचित जनता करती है। जनता इंडायरेक्ट तरीके से करती है, क्योंकि ये राज्यसभा के सॉरी लोकसभा के जो मेंबर होते हैं ना विधानसभाओं के, उनको देख के चुन जाती है। तो कितने होते हैं वो? 235 होते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं राज्यसभा में बंदे? 250 हो सकते हैं। फिलहाल कितने हैं? 245। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लास्ट क्वेश्चन आज का, काफी लंबी क्लास हो गई भाई। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया गया था भाई? 1925 में, 1923 में, 1919 में, 1928 में। याद रखना, ये भारत में 1928 में आया था। क्या करने के लिए आ रहा था? ये एक 1919 के अंदर एक प्रोविजन बना था, जिसको हम, ये जो 1919 का अधिनियम था, जिसको मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड नाम से भी जानते हैं। 1919 का अधिनियम, इसके अंदर ये प्रावधान डाला गया था कि हम 10 साल के बाद आएंगे और 10 साल के बाद हम चेक करेंगे कि ये जो अभी अधिनियम बने हैं, जो कानून बना है, चल रहा है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन फिर 10 साल होने से पहले क्या क्या 1927 में बना दिया गया। किसमें बना दिया? 1927 में बना दिया गया था। इसके सभी के सभी मेंबर कौन थे? इसके सभी के सभी जो मेंबर थे ना, वो इंग्लिश मेंबर थे। इसलिए इसका भारत में विरोध भी किया गया था। ये चेक करने के लिए आया था कि भारतीय जो लोग हैं वो अपना संविधान या अपना देश चला सकते हैं, नहीं चला सकते। बस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए आया था भाई, वो क्या एबल है भारत वाले तो इसको चलाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? देखो बड़े ध्यान से देखना, कुछ ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, जैसे हमारा यही क्वेश्चन आ गया, जैसे शहद के उत्पादन से संबंधित कौन सी कृषि की जाती है? सिल्वीकल्चर, मधुमक्खी पालन, बागवानी या फिर रेशम उत्पादन। बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत बार पेपर के अंदर आता है क्वेश्चन। अगर हम सिल्वीकल्चर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या है? अगर शहद की बात चल रही है तो इसका मतलब कहाँ शहद कहाँ से प्राप्त करते हैं? मधुमक्खियों से शहद प्राप्त करते हैं, यानी मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलेंगे उसको? एपीकल्चर भी कहते हैं। अगर हम बागवानी की बात करते हैं, जिसको हॉर्टिकल्चर, यानी फलों की जो सब्जियां करते हैं ना, जो फल होते हैं हमारे, क्या बोलेंगे? जो फल होते हैं ना, उनकी खेती करने को क्या बोलते हैं? बागवानी, जिसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। रेशम का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। क्या बोलेंगे इसको? सेरिकल्चर। इन जितने भी कल्चर है ना, बड़े ध्यान से ये याद कर लेना, पर्सन आ जाता है। अब सिल्वीकल्चर किससे होता है संबंध? सिल्वीकल्चर का, ये अपने वन होते हैं, वन और उनके प्रबंधन से संबंधित है। जो उनका वनों का उनके प्रबंध से संबंध है, किसमें आता? वो सिल्वीकल्चर के अंदर आता। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र, जब हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो हम 3 क्षेत्र की बात करते हैं। किसके अंदर होते? तो 4 क्षेत्र हैं, लेकिन कॉमनली एग्जामिनर यहाँ से 3 क्षेत्र पूछ लेता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वो आता है जहाँ पे हम सीधा जो हमारा जुड़ाव होता है खेती से होता है, यानी भूमि से जुड़ा होता है। इसमें खेती आ गई, कृषि आ गई जिसको हम बोलते हैं, इसमें मछली पालन आ गया, मत्स्य पालन जिसको हम बोलते हैं, इसमें शिकार करना आ गया, इसमें डेयरी आ गया, खनन आ गया, सारे किस में आते हैं? ये
प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगर द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं, इसका संबंध होता है मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री से कोई चीज हम प्रोसेस करके बनाते हैं, कारखानों से संबंधित है इसका। तो इसमें कौन सा है, यहाँ पे चीनी कहाँ बनती है, यह गन्ना हमने खेत से लिया और उसको कहाँ पे ले गए, कारखाने के अंदर ले गए, फिर उसका हमने क्या बनाया, चीनी बनाते हैं। तो ये सीधा प्रोसेस कहाँ पे काम होता है, सीधा जो प्रोसेसिंग काम होता है वो कारखानों के अंदर होता है और उसको द्वितीय क्षेत्र के अंदर ले जाता है। जो तीसरा क्षेत्र होता है वो सेवा का होता है, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र। तो इसमें सेवा होती है, जैसे बैंकिंग है, बैंक में जाते हैं हम किसके लिए, सेवा के लिए जाते हैं। कोई काम होगा, पैसे निकलवाना है या पैसे जमा करवाना है, ये हमारा बैंकिंग संबंधित इतना भी होता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का काम क्या, सेवा देना काम करता है। भंडारण, कोई चीज हम स्टोर कर ली, हमने खेत में से लेके आया, प्रोसेस करने के बाद हमने क्या किया, उसको भंडारण के अंदर रख दिया, वो भी क्या है एक तरीके से, वो भी तो सेवा मिल रही है हमारे को वहां से कोई चीज रखना। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा चोरी घटना हुई थी। तो पिछले क्लास के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो चोरा चोरी घटना है, ये कहाँ की घटना है, यूपी की घटना है, उत्तर प्रदेश। वो जगह कौन सी थी, गोरखपुर थी। एक भीड़ ने क्या किया था, एक थाने पे अटैक कर दिया था, वहां पे लगभग 20-22 के आसपास किसको, पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। लेकिन अब ये असहयोग आंदोलन के ठीक दौरान की घटना है, क्या बोला मैंने, असहयोग आंदोलन था ना जो, उसके दौरान की घटना, असहयोग आंदोलन के दौरान की घटना ये कहां पे हुई थी। देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, उत्तर पश्चिमी सीमांत में, मध्य प्रांत में, उड़ीसा के अंदर या फिर संयुक्त प्रांत के अंदर। इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये घटना हुई थी संयुक्त प्रांत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। जो दक्षिण के अपने राज्य हैं, जो अपना ये इंडिया है, ये इसका उत्तरी क्षेत्र है, ये इसका पूर्वी क्षेत्र है, ये इसका पश्चिमी क्षेत्र है, और जो नीचे का बच गया, ये बच गया आपका दक्षिणी क्षेत्र। ऐसे हम मैप को देखते हैं, ये हमारा नॉर्थ है, उत्तर साइड बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं दक्षिणी साइड, और ये अपना पूर्वी साइड, और ये अपना पश्चिमी साइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। एक बात और समझना, जो अपने पास चाय और कॉफी की जो खेती की जाती है ना, ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। क्या बोला मैंने, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे विशिष्ट रूप की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, विशिष्ट रूप की बात हो रही है। और जो ये चाय और कॉफी की जो खेती होती है, ये हमारे ये पूर्वी क्षेत्र के अंदर होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर होती है जहाँ पे बरसात होती रहती है। तो ये तो दोनों तो नहीं होंगे। उसके बाद जो बांस होता है ना, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है, क्या बोलेंगे, पानी की जरूरत होती है। ट्रॉपिकल क्षेत्र की फसल है ये, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर होता है, लेकिन हमारे तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है नहीं, क्योंकि वो तो किस में आता है आपका, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लगभग वो इक्वेटर के नजदीक आता है। अब बचा कौन सा अपने पास, कपास की खेती हमारे यहाँ पे क्या है, विशिष्ट रूप से कहाँ पे की जाती है, दक्षिणी राज्यों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध, नकदी का मतलब होता है पैसे, मनी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। जो पैसे का लेन देन है ना, पैसे को मैनेजिंग करना, मैनेजमेंट पैसा किसके हाथ में, बनाना है, जारी करना है, किसके हाथ में होता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा, भारतीय बैंक संघ के द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, या वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका सही आंसर रहेगा जी, ये काम किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत ये बात आती है। जो आरबीआई होता है, ये पैसे को जारी करता, सारे के सारे जो मैनेजिंग काम होते हैं, ये सारे के सारे किसके होते हैं, आरबीआई के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जिस दर पर, बड़े ध्यान से देखना, पिछली क्लास में मैंने कराया था, आज का जवाब देना आपने। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, मतलब जैसे अपने पास कौन सा हो गया, आरबीआई बैंक है, केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से, वाणिज्यिक बैंक जैसे हमने एसबीआई की बात की, एचडीएफसी की बात की, बड़ौदा बैंक की बात की, ये अपने पास क्या है, वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट, द्वितीय क्षेत्र दर, या रेपो रेट, या फिर प्राथमिक क्षेत्र। इसके अंदर दो ही समझने की चीजें अपने पास ये रहा, रेपो रेट। देखो जो अपना आरबीआई है ना, आरबीआई अगर ये दूसरे बैंकों को, मतलब वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर से ना पैसा देता है ना,
उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलेंगे उसको? रेपो रेट। और आरबीआई इन बैंकों से अगर जिस रेट पे पैसे लेता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स रेपो रेट। मैंने पिछले क्लास में बताया था रेपो रेट हमेशा ग्रेटर देन होगी रिवर्स रेपो रेट के। ये बात याद रखना, रेपो रेट ऑलवेज ग्रेटर देन ए रिवर्स रेपो रेट। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। सातवां क्वेश्चन अपने पास, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा घोषणा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? जो अगस्त प्रस्ताव था ना, ये किस वायसराय के टाइम पे आया था? लॉर्ड रेडिंग के द्वारा, लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा, लिलिंथगो के द्वारा, या फिर चैम्सफोर्ड? सबसे देखना पहले हमारे को किस वायसराय के टाइम की बात है ये? लॉर्ड रेडिंग। बड़े ध्यान से देख लेना। लॉर्ड रेडिंग का टाइम था ना, ये 1921 से लेके 1926 तक का था। लेकिन अगस्त प्रस्ताव कब आया था? यह आया था 1940 ईस्वी में, जब अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चला था? ये 1939 से लेके 45 तक चला था। इसमें भारतीयों के सहयोग के लिए आता, ताकि भारत सहयोग कर देश के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के अंदर। फिर उसके बाद एक कैबिनेट मिशन भी आया था, सॉरी क्रिप्स मिशन भी आया था उसके दौरान, 1942 में आया था वो। ये बैक टू बैक दो घटनाएं थी 1942 की। पहले तो ये 40 में आए थे गस्त ऑफर लेके। निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? मतलब किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? रास बिहारी घोष, भूपेंद्र नाथ बोस, या चित्तरंजन दास, अंबिका चरण मजूमदार? इसका जवाब बताओ आप। देखो, ये घटना स्वराज पार्टी बनी थी 1923 के अंदर। किसके अंदर बनी थी? 1923 के अंदर बनी थी। एक 1919 की घटना थी, 1922 की घटना थी, चोरा चोरी घटना। अभी अभी मैंने पीछे बताया 1922 की घटना थी। इसके कारण क्या था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, और वापस लेने के बाद ठीक उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी? ये की थी मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर। एक और बात बताऊं, अंबिका चरण मजूमदार, एक कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था, अधिवेशन हुआ था 1916 के अंदर, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसमें इसने क्या किया था? प्रिसाइड किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है। और एक चीज और देख, जब 1907 के अंदर पुनः सूरत का स्प्लिट हुआ था ना, सूरत का विभाजन हुआ था, कांग्रेस दो भागों के अंदर टूट गई थी। एक गरम दल था और एक नरम दल था, दोनों भागों के अंदर टूट गई थी ना। फिर यहाँ पे जो दोनों का मिलने का काम भी कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था यहाँ पे 1916 लखनऊ समझौते के दौरान हुआ था। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट अलग से मिला था ना, 1919 मोर्ले मिंटो सुधार आए थे, सॉरी 1909 के दौरान मोर्ले मिंटो सुधार आए थे। उसमें क्या क्या था? अंग्रेज उसके लिए, मुस्लिम के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी। और ये जो घटना थी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी ना, ये 1916 में ही मानी गई थी कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह है? 1905 क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। कौन था उसके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था उसके टाइम पे। ठीक, इसके बाद क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 के अंदर हुआ था। रोल टैक्ट पास कब हुआ था? 1919 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 1% से कम होती है। देख लेते, पढ़ लेते हैं आगे। बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है, बिल्कुल जलती है, कोई अवशेष नहीं रहता, ये बात बिल्कुल सही है। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अवशिष्ट और वाहित मल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है बायोगैस के निर्माण के अंदर। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सही कौन सी नहीं है? बायोगैस के अंदर है ना, याद रखना, जो मीथेन की मात्रा होती है ना, लगभग वो कितनी होती है? 75% होती है। और साथ साथ में चीज और देखना, जो 25% मात्रा बची ना, वो किसकी होती है? CO2 की होती है। इसका मतलब ये सा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है, यानी जायद के मौसम में उगाई जाती है? देखो, जायद की फसलें कौन सी होती हैं?
चावल, तरबूज, कपास, गेहूँ। बड़े ध्यान से देखना, अपने पास फसलों का वर्गीकरण करते हैं ना, तो हम सामान्य रूप से इसको रबी की फसल, क्या बोला मैंने? रबी की फसल और खरीफ की फसल के रूप में वर्गीकरण करते हैं। लेकिन एक दोनों के बीच में एक खेती और ली जाती है, एक फसल और ली जाती है, यानी दोनों के बीच में ली जाती है वो। इसके बीच में और इसके बीच में, जिसको हम जायद की फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको जायद की फसल बोलते हैं। टाइम क्या होता है बोने का इसका? जो रबी की फसल की बुआई होती है ना, ये अक्टूबर नवंबर में होती है। अक्टूबर नवंबर में क्या होती है? इसकी बुआई होती है। ये उत्तरी भारत में होती है। क्या बोला मैंने? उत्तरी भारत में। अगर हम बात करते हैं खरीफ की फसल की, ये जून जुलाई में होती है। जून जुलाई के अंदर होती है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो अक्टूबर नवंबर में जो बिजाई कर दी ना, वो लगभग यहाँ पे जून जुलाई के पहले काट ली जाती है और फिर यहाँ पे खरीफ की फसल बो जाती है। और इसके बीच में थोड़ा टाइम होता है, 1-2 महीने का टाइम होता है। और उसी टाइम पे कोई फसल लेते ना, उसको क्या बोलते हैं? जायद की फसल बोलते हैं। ये चावल अपने पास खरीफ की फसल है, कपास भी अपने पास खरीफ की फसल है, और जो गेहूं अपने पास है रबी की फसल है। और जो तरबीज, जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, ये कौन सी फसलें हैं? जायद की फसलें होते हैं, जायद की फसल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहां शुरू की थी? ये की थी चंपारण से, साबरमती आश्रम से, सेवाग्राम से, या फिर शांति निकेतन से। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ये की थी आपकी साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट अपने पास, रबी की फसलों की कटाई आमतौर पर कब की जाती है? देखो अभी अभी पढ़ा हमने, मार्च जून में, सितंबर अक्टूबर में नहीं, अभी बो जाती है यहाँ पे तो अक्टूबर नवंबर में, तो जुलाई अगस्त में तो बहुत आगे चला गया, जनवरी फरवरी में नहीं। तो इसकी जो कटाई की जाती है ना रबी की फसल की, कब की जाती है? मार्च से लेके जून तक की जाती है। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति का साधन का उपयोग? मौद्रिक नीति होती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन तैयार करता है? आरबीआई तैयार करता है। अगर मान लेते हैं मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा हो गया, पैसा होने का मतलब तरलता अधिक हो गई, पैसे का फ्लो ज्यादा हो गया, तो आरबीआई क्या करता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कौन से ऐसे टूल का यूज करता है जिसके कारण वो मार्केट से पैसा निकाल दे जा सके? ये तो सभी बैंक अपने पास रखते हैं, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखते हैं। ये तो फिक्स होता है 18%, ये तो फिक्स होता है। कैश रिजर्व रेशो अभी अभी बढ़े, ये 4% होता है, लगभग 4% के आसपास होता है। ये अदर जो बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं ना, ये किसके पास रखते हैं? ये आरबीआई के पास रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं। और ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है ना, ये कुछ मात्रा में धन अपने पास, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ना, वो अपने पास रखते हैं। अब रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब होता है जिस रेट पर आरबीआई दूसरे बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देता है, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। अगर मान लेते हैं ये रेपो रेट अगर आरबीआई बढ़ा देता है, बड़े ध्यान सुनना, अगर रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देता है तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर रेट बढ़ी ना, रेट बढ़ी, अगर यहाँ पे ब्याज की दर बढ़ेगी तो बैंक कम पैसा लेंगे आरबीआई से, कम पैसा लेंगे तो वाणिज्यिक बैंकों के पास, अदर बैंकों के पास, जैसे एसबीआई के पास, उसके बाद एचडीएफसी बैंक के पास, बड़ौदा बैंक के पास, इनके पास जो पैसे होगा ना वो कम होगा। क्या होगा? इनके पास से पैसा क्या होगा? कम होगा। अगर कम पैसा होगा, रेट बढ़ जाएगी, तो जो लोग है ना उनको ज्यादा मात्रा में रेट मिलेगी, यानी जो रेट मिलेगा ना, जो ब्याज मिलेगा वो ज्यादा मात्रा में मिलेगा। और जब ज्यादा रेट हो जाएगा तो लोग उसको ब्याज पैसा लेना कम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? वो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा? फिर रुक जाएगा, फ्लो है ना जो पैसे का, वो रुक जाएगा। तरलता को कम करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है? अपनी रेपो रेट बढ़ा देता है। अभी बताया था मैंने। और जो रिजर्व रिवर्स रेपो रेट होती है ये हमेशा कम होती है, किससे? रेपो रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीति निर्माण में निर्माण से संबंधित है? यानी मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व, ये करता है। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परतें क्षतिग्रस्त हो सकती है? कितनी परतें पृथ्वी की? जब हम पढ़ते हैं नीचे से, जब हम चलते हैं अपने सतह से, पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है अपने पास आयन मंडल, फिर आता है बहिर्वायु मंडल, ये परतें होती हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ना,
ये हमारे को कौन से मंडल को प्रभावित करती है? अपने पास एक लेयर है अक्षोभ मंडल के ठीक बाद में, कौन सी अपने पास है? समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हमने ओजोन लेयर बोलते हैं। इस ओजोन लेयर को अक्षतिग्रस्त कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। और ये कौन सी होती है? कहाँ पे होती है? समताप मंडल के अंदर होती है। बहिर्वायु मंडल के अंदर नहीं, अक्षोभ मंडल के अंदर नहीं, ओजोन मंडल। ये रही जी ओजोन मंडल। आ गया समझ में? कहाँ पे होती है ये? समताप मंडल के अंदर होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? चाहे किसमें क्या गया था? 1929, 1928, 1934, 1924। इसका सही आंसर क्या? लाहौर अधिवेशन हुआ था ना 1929 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? 1929 में हुआ था, रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खानवा का युद्ध खालिस्तान और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा एक और शाहजहां के, औरंगजेब के, बाबर के या फिर जहांगीर के? बड़े ध्यान से देख, खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध हुआ ना, पहले तो आते ही सबसे पहले मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई थी 1526 में। इब्राहिम लोदी को किसने? बाबर ने हराकर। किसने हराकर? बाबर ने हराकर मुगल सल्तनत की शुरुआत कर दी थी। ठीक उसके बाद में 1927 में बाबर ने अटैक किया था किसके ऊपर? राणा सांगा के ऊपर। राणा सांगा के राज्य को भी अपने पास में मिला, अपने में मिला लिया था, जिसको हम किसका युद्ध बोलते हैं? खानवा का युद्ध बोलते हैं। किसने किया था? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी किसके नाम से जाने जाते हैं? चंद्रशेखर आजाद को, खान अब्दुल गफ्फार को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को, या फिर भगत सिंह को? बड़े ध्यान से देखना, सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। सही आंसर क्या रहेगा? सीमांत गांधी को। इसको खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार। इसका मतलब क्या होता है? सर्वेंट ऑफ गॉड। सर्वेंट ऑफ गॉड कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक किसने? मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह? क्या रहेगा सही आंसर? बहुत बार पेपर के अंदर आता है ये। इसका रहेगा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1971 में, 1956 में, 1935 में या 1949 में? आरबीआई बना था, आरबीआई एक एक्ट आया था, अधिनियम, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई बना था। किसका बना था? 1935 में बना था, बट इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 के अंदर राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? दादा भाई नौरोजी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा लाजपत राय ने? क्या सही आंसर क्या रहेगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसकी? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? बड़े ध्यान समझो, देखो जो अपनी अर्थ है ये रहा, इसमें एक बीच में लाइन लगा देते हैं हम, ये लगा दी हमने लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे इसको? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये अपनी धरती को किस भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और एक बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके अंदर रेखाएं होती हैं, क्या बोलते हैं? एक तो रेखा होगी, ये मेजर रेखा होगी अपने पास, ये एक रेखा होती है यहाँ पे 22.5 डिग्री पे, सॉरी 23.5 डिग्री पे। कितने पे? 23.5 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री। एक होती है यहाँ पे नीचे रेखा, ये भी कितनी होती है? 23.5। 23.5 इसको तो बोलते हैं ऊपर वाले को नॉर्थ, और इसको बोलते हैं साउथ। यहाँ पे अपना इंडिया है, कहाँ पे? यहाँ पे अपना इंडिया है, यानी नॉर्थ के अंदर इंडिया अपना। अब यहाँ पे तो है नहीं अपने पास, नो इसके अंदर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर तो है नहीं हम, यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और उत्तरी गोलार्ध के अंदर कौन सी रेखा अपने पास है? ये अपने पास है करक रेखा। कौन सी रेखा? ये अपने पास है करक रेखा, और नीचे वाली है अपने पास है मकर रेखा, और ये बीच वाला क्या बचा? इक्वेटर। बड़े ध्यान से देखना, करक रेखा नीचे से जाती है, नहीं होगा जी, जहां पे ए ऑप्शन है वहां तो निकाल दो, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। और उसके बाद करक रेखा, ये इसका सही आंसर है, ये रहा जी करक रेखा,
यानी केवल और केवल क्या रहेगा इसका, 2 आंसर सही रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। और ये अपने जहां से गुजरती है ना, बिल्कुल इंडिया के बीच में से होकर गुजरती है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस बात का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, कौन कौन से राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आरबीआई अधिनियम बता था अभी पीछे 1934 कि खालिस्तान अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। कौन सी अनुसूची है वो? चौथी, दूसरी, तीसरी या फिर पहली? वो है जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जितने भी बैंक आपके दूसरी अनुसूची के अंदर है उन्हें क्या बोलते हैं? हमें वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? बड़े ध्यान से देखना, दक्षिणी अमेरिका में कौन स्थित है? रॉकी पर्वतमाला, ग्रेट डिवाइडिंग, एंडीज या आल्प्स? देखो, अपने पास रॉकी पर्वतमाला है ना, ये कहां पे है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। किसके अंदर है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ग्रेट डिवाइडिंग ये कहां पे? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और जो एंडीज पर्वतमाला बनती है ये अपनी कहां बनती है? इसका सही आंसर क्या रहेगा? एंडीज पर्वतमाला। आल्प्स कहां पड़ता है? ये एशिया में पड़ता है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, गांधी गांधी ने खालिस्तान को रोलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था। देखो, जो 1919 का जिसको रोल्ट एक्ट अधिनियम बोलते हैं, जिसको काला कानून भी कहा गांधी ने, यानी इसके तहत क्या था, किसी को ना कोई अपील ना कोई दलील, शक के आधार पर क्या किया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसमें इसका विरोध करने के लिए भारतीयों से कब आह्वान किया था गांधी ने? 9 अगस्त 1920 को, 19 मार्च 1920 को, या फिर 26 दिसंबर 1919 को, या 6 अप्रैल 1919 को? इसका सही आंसर रहेगा 6 अप्रैल 1919 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने मेंबर होते हैं? 5, 4, 7 या 6? इसमें जो मेंबर होते हैं ये होते हैं 6 मेंबर। क्या बोला मैंने? 6 मेंबर का पैनल होता है। इसमें होते हैं आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं 3 मेंबर, यानी 6 मेंबर होते हैं इसके अंदर। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा जी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लास्ट क्वेश्चन आज का, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में खालिस्तान में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। हरिपुरा, कलकत्ता, दिल्ली या लखनऊ? सही आंसर क्या रहेगा इसका? बताओ, एक बार सोच के फिर बताता हूँ। 1938 में जो इसका अधिवेशन हुआ था ये हुआ था हरिपुरा के अंदर। क्या हुआ था? हरिपुरा के अंदर। सही आंसर इसका ये रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।